गुड डे, प्रणाम, आदाब, नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे चैनल लेनेज को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा हो गई है और आप लोगों के कमेंट्स जो हमें मिल रहे हैं उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि एक मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिल गई। आगे के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लैंग्वेज को आप सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट सेक्शन में जो भी मन में आए लिख डालिए ना, गुरुजी हैं, स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं भारत के उस प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक भारत की धरती पर जिसने राज किया। हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले हर्यंक वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में की थी और ये लगभग 412 ईस्वी पूर्व तक चला। उसके बाद शिशुनाग वंश की बारी आती है जिसका महत्वपूर्ण शासक शिशुनाग था और जिसको पराजित करके महापद्म नंद ने 544 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की नींव डाली थी और इसका शासनकाल अर्थात नंद वंश का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक रहता है। उसके बाद आ जाता है मौर्य वंश जिसकी हम आज चर्चा करेंगे और इसमें दो तीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग्स हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान। भारत में कुछ ही शासक ऐसे हुए हैं, या सारी दुनिया की बात करें तो कुछ ही शासक ऐसे हुए हैं, सिकंदर द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, जिनके नाम के साथ ग्रेट शब्द लगा है। और अंत में हम देखेंगे कि मौर्य वंश को हटाकर शुंग वंश आता है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे एक विद्वान ब्राह्मण ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए नंद राजा धनानंद को उसकी गद्दी से उखाड़ फेंका और अपने द्वारा चुने हुए एक बालक को युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति प्रत्येक क्षेत्र में संवार कर सजाकर मगध की गद्दी पर बैठा दिया। यह बालक और कोई नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने भारत में उत्तर में कश्मीर से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र और हम आगे चले जाएंगे तो अफगानिस्तान आज का जो है वहाँ तक तथा दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 321 ईस्वी पूर्व में इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और जो बहुत बड़ी घटना ये घटी कि गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत इसने हासिल की। ब्राह्मण विद्वान जिन्हें हम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पे लिखी थी। नाम था किताब का अर्थशास्त्र, लेकिन इसकी विषय वस्तु राजनीति थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध पर विजय प्राप्त की तथा यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराकर काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान के भूभागों पर अधिकार कर लिया। युद्ध संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और ये जो प्रांत मैं बता रहा हूँ, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, ये सब उसे युद्ध संधि में दिए। ठीक है, और उसने एक और काम क्या किया कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नाम के दार्शनिक को राजदूत बना के भेजा। बदले में गिव एंड टेक था, तो चंद्रगुप्त जी ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को दिए। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना उपवास यानी कि खाना पीना सब छोड़ के शरीर को शुद्ध करके और इस तरह उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है। यह 298 ईस्वी पूर्व की घटना है।
इसे वायु पुराण में भद्रसार, जैन साहित्य में सिंहसेन तथा यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस नाम दिया है, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार थेरवाद परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेक नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय का राजदूत डायोनोसियस भी राजदूत के रूप में बिंदुसार की सभा में आया था। बिंदुसार के समय अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक मगध की गद्दी पर राज किया। कहते हैं कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गद्दी पर आता है अशोक महान। ठीक है। अशोक को आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के बाद बिंदुसार के लगभग 100 बेटे थे, जिनमें से 99 भाइयों का, यानी कि अशोक के भाई हो गए। अशोक ने अपने 99 भाइयों का तथा उसके जो समर्थक अमात्य थे, इन सब का वध करके पाटलिपुत्र के एक कुएं में डाल दिया। सिर्फ अपने छोटे भाई, जो सबसे छोटा भाई तिष्य था, उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसने अशोक की मदद की थी। अशोक का जो अभी राज्याभिषेक है वो 4 वर्ष के बाद, यानी कि बिंदुसार के मरने के 4 वर्ष के बाद 269 ईस्वी पूर्व में होता है। अशोक की जो पत्नी है वो देवी, इनके बच्चे थे महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिसे बाद में अशोक श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। दिव्य अवदान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है। अशोक अपनी पत्नी करुणावकी से बहुत अधिक प्रभावित था। कलिंग के युद्ध में हजारों लाशों को देखकर अशोक युद्ध से विमुक्त हो गया तथा उसने बौद्ध संत उपगुप्त से दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसका बाकी का सारा जीवन सादगीपूर्ण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही बीता। इस तरह कलिंग का युद्ध जो है वह अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है, लेकिन उसने अपनी सेना में कमी नहीं की ताकि बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा की जा सके। उसने हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपनाया, लेकिन राष्ट्र को भी महत्ता प्रदान की। उसने भारत के अलग अलग हिस्सों तथा विदेशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक महान ने करवाया था, जो हमारे भारतवासियों के लिए हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है। वो मौर्य साम्राज्य के समय की एक बात जो अभूतपूर्व थी, वह थी उनकी गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य के राज्य सप्तांग सिद्धांत के आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। इसके जो सप्तांग के थे उसमें क्या क्या आता था देख लीजिए। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र शामिल थे। मौर्यों का मजबूत साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा और अंत में वृहद्रथ मौर्य को 185, कहीं कहीं पर ये 184 ईस्वी पूर्व है, तो दोनों ही सही मान के चलेंगे। ईस्वी पूर्व में उसको मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए हम अपना प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि मौर्य वंश के कौन कौन से शासक थे। सबसे पहले है आपको चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक मगध की गद्दी पर पाटलिपुत्र को जो है अपना कैपिटल बना के राज्य किया। इसका शासनकाल लगभग 24 वर्षों का था। उसके बाद बिंदुसार मौर्य आते हैं, जिनका शासनकाल 28 वर्षों का 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 271 ईस्वी पूर्व तक का था। उसके बाद अशोक महान आते हैं, जो विश्व में ही, भारत ही नहीं विश्व में भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका शासनकाल लगभग 37 वर्षों का था।
इसने 269 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद इसका पुत्र कुणाल मौर्य, जिसने सिर्फ 4 वर्ष तक शासन किए, जो 232 ईस्वी पूर्व से लेकर 228 ईस्वी पूर्व तक का है। उसके बाद दशरथ मौर्य हैं, इसका भी शासनकाल 4 वर्षों का है। इसने भी 228 ईस्वी पूर्व से लेकर 224 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद संप्रति मौर्य की बारी आती है, जिसने कुछ ज़्यादा समय लगभग 9 वर्षों तक राज्य किया और इसका शासनकाल 224 ईस्वी पूर्व से लेकर 215 ईस्वी पूर्व का है। उसके बाद शालीशुक मौर्य की बारी आती है। इसने लगभग 13 वर्षों तक शासन किया, 215 ईस्वी पूर्व से लेकर 202 ईस्वी पूर्व तक। तत्पश्चात देववर्मन मौर्य की बारी आती है, जिसने 2 से लेकर 195 ईस्वी तक लगभग 7 वर्षों तक भारत पर शासन किया। और शतधन्वन मौर्य हैं, जिन्होंने 195 से लेकर 187 ईस्वी तक शासन किया और इनका शासनकाल लगभग 8 वर्षों का है। और अंतिम शासक जो है मौर्य वंश का वृद्धरथ है। इस बेचारे को इसी के सेनापति ने, इसने 2 वर्ष तक शासन किया था, 187 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक, और इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके भारत में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके आगे जो हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा और इसमें से प्रश्न भी आते हैं कि किस अशोक के किस शिलालेख पर क्या लिखा है, उसके किस स्तंभ लेख पर क्या लिखा है। ठीक है, अशोक ने 3 तरह के ये जो चीज़ें थी, एक था गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। तो शिलालेख जो हैं, हम देखते हैं कि उसने प्रथम, द्वितीय, तृतीय वगैरह में क्या क्या लिखा था। देखते हैं कि प्रथम शिलालेख में अशोक ने ये लिखवाया था कि किसी भी पशु का वध ना किया जाए एवं राजकीय तथा मनोरंजन और उत्सव न किए जाएं, यह आदेश दिया है प्रथम शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना और उनमें औषधि की व्यवस्था करना, मनुष्य एवं पशुओं के कल्याण के लिए मार्गों पर छायादार वृक्ष लगवाए जाएं तथा पानी की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवाए जाएं। तीसरे शिलालेख में अशोक महान लिखते हैं कि राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह प्रति 5 वर्षों के बाद धर्म प्रचार के लिए दौरे पर जाए, यानी कि उनका जो उनका टेन्योर रहेगा, उस टेन्योर में से हर 5 वर्ष के बाद कुछ समय निकालकर वो धर्म प्रचार के लिए दौरे पर जाए। चतुर्थ शिलालेख में हम देखते हैं कि राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि व्यवहार के सनातन नियमों तथा नैतिकता एवं दया पर सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए। पंचम शिलालेख में लिखा है कि इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की जाए तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन है। षष्ठ शिलालेख में लिखा है कि राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे, यानी कि राजा को, किसी भी समय या किसी भी स्थान पर वो दे सकते हैं। अगला 7वां शिलालेख है, 7वां 7th, सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि वे सभी आत्मसंयम तथा हृदय की पवित्रता चाहते हैं। अष्टम यानी कि 8वें शिलालेख में अशोक महान ने लिखवाया है कि राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि यानी बोध गया में है, जो बिहार के, की यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। ब्राह्मणों एवं श्रवण के प्रति उचित वर्ताव करने का उपदेश दिया गया है। 9वां शिलालेख दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करें, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रवण के प्रति उचित वर्ताव करने का आदेश दिया गया है। 10वें शिलालेख में लिखा है कि घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। यश और कीर्ति कोई नाम नहीं है, ठीक है। चतुर्दश यानी कि 14वां, चूंकि जो बीच के कुछ शिलालेख थे वो मिले ही नहीं हैं, तो चतुर्दश शिलालेख है कि धर्म प्रचारणार्थ यानी धर्म के लिए अशोक अपने विशाल साम्राज्य के स्थानों पर
शिलाओं के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराए जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण हो। इसके बाद हमने सांची के स्तूप को दिखाया है ताकि आप देखें कि कितने खूबसूरती से इसे बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व और पश्चिम तक, उसका एक मानचित्र मैंने दिया है। और अब शुरू होता है हमेशा की भांति हमारा प्रश्न और उत्तर। मेरा ये प्रयास रहता है कि प्रश्न में ही कुछ ऐसी बातें दे दी जाएं जो इन्फॉर्मेशन रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्न को भी ध्यान से सुनेंगे, उसके उत्तरों को भी ध्यान से देखेंगे और जो व्याख्या मैंने की है उसे कान खोल कर सुनेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, हर्षवर्धन, धनानंद। इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हम देखते हैं कि 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर इस वंश की नींव डाली थी। और ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने पहले भी बताया कि गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत मानी जाती है। चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे और चंद्रगुप्त का जो जन्म है वो पीपली वन में हुआ था। कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो है एक गोपालक से 1000 पन में 1000 पन उस समय की मुद्रा थी, उस पर खरीदा था और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? अब तो ये बात उजागर हो ही गई होगी कि इनके गुरु का नाम क्या था। फिर भी ऑप्शन है चाणक्य, बालभद्र, उपगुप्त, शालिग्राम। हमारा उत्तर हो जाएगा चाणक्य। इस चाणक्य को ही हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन की धनानंद ने धोखे से हत्या कर दी थी। बाद में चंद्रगुप्त का जो है पालन पोषण एक गोपालक द्वारा किया गया। चाणक्य ने इसे 1000 पन में खरीदा और इसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धनुर्विद्या, घुड़सवारी, शिक्षा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सजा दिया। एक गीली मिट्टी को उठा के ले गए और वहाँ से एक सशक्त व्यक्ति को निकाल कर बाहर किया और फिर इसको जो है मगध की गद्दी पर बैठाया जो चंद्रगुप्त मौर्य है। किताबों में चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम दुर्धरा आता है जो धनानंद की पुत्री थी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस हैं तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बिहार शरीफ। उत्तर हो जाएगा तक्षशिला, जहाँ इसको उठाकर अपने साथ ले गए थे चाणक्य ताकि वो शिक्षित दीक्षित बन सके। चौथा प्रश्न है, किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण सिंध और पंजाब के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शंस हैं हमारे 315 ईस्वी पूर्व, 317 ईस्वी पूर्व, 312 ईस्वी पूर्व, 310 ईस्वी पूर्व। उत्तर हो जाएगा 317 ईस्वी पूर्व। ये धनानंद को जो है युद्ध में पराजित करने से पहले और मगध पर विजय प्राप्त करने से पहले की घटना है। यानी कि तैयारी हो रही है कि कैसे मगध जैसे बड़े साम्राज्य को जीता जाए। पहले इसने छोटे छोटे साम्राज्यों को अपने अधिकार में किया था। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? ऑप्शंस हैं हमारे 305 ईस्वी पूर्व, 327 ईस्वी पूर्व, 332 ईस्वी पूर्व और 310 ईस्वी पूर्व। उत्तर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व। हम देखते हैं कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना और उसका ये प्रयास था कि सिकंदर द्वारा जीते गए प्रांतों को अपने कब्जे में ले ले। इसी बात को ध्यान में रखकर वो पूर्व की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ उसका सामना हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से।
305 ईस्वी पूर्व में युद्ध होता है। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित होते हैं और फिर उनके बीच आपस में एक संधि होती है। उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात ये सब के क्षेत्र देता है। साथ में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, जिसे हम कॉर्नेलिया भी कहते हैं, याद रखेंगे, हेलेना और कॉर्नेलिया एक ही व्यक्ति के नाम हैं, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक महान दार्शनिक मेगास्थनीज की मैंने वेलकम होता है। ठीक है। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान में दिए थे। हमारा छठा प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शंस हैं धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, बिंदुसार। हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है और इस पुस्तक में हमें तत्कालीन समय के राजनीति और इतिहास के बारे में बड़ा ही विशद विवरण मिलता है। बाद में हम देखते हैं कि डिमाकोस भी पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में आया और एक और राजदूत डायोनिसियस, जो मिस्र के शासक का राजदूत था, वो भी मौर्य दरबार में आया था। हमारा 7वां प्रश्न हो जाएगा कि किस अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल था? हमारे ऑप्शंस हैं गिरनार अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, गौशाला अभिलेख, मगध अभिलेख। उत्तर हो जाएगा गिरनार अभिलेख। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन मुनि के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले गए थे? ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी, भद्रबाहु, आनंद, नेमिनाथ। हमारा आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ठीक है। और यहीं पर श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना उपवास द्वारा 298 ईस्वी पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया था। श्रवण बेलगोला में एक चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी है जो इसी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के उपासक थे। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि अपने जीवन के अंतिम समय हो गया है ये हमारा। ठीक है। 9वां प्रश्न है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध का उत्तराधिकारी कौन बना था? उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। वायु पुराण में उसे भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्र घाट यानी शत्रुओं का नाश करने वाला बताया है। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। 10वां प्रश्न है कि थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? हमारे ऑप्शंस हैं ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, शैव। उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है कि सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस मगध के किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान, संप्रति। ध्यान देंगे, उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। मिस्र का राजदूत डायोनिसियस जो है वो भी बिंदुसार के दरबार में आया था, ये भी याद रखेंगे। 12वां प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन काल में, ठीक है, बिंदुसार के शासन काल में कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, ईरान, तक्षशिला और नालंदा। आंसर हो जाएगा तक्षशिला। आइए अगला देखते हैं 13वें प्रश्न को कि बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को कहाँ का उपराजा नियुक्त किया था?
ऑप्शंस हैं तक्षशिला, अवंती, पाटलिपुत्र, मत्स्य। उत्तर हो जाएगा अवंती का। ठीक है। मौर्य वंश में एक चीज़ बड़ी ही अच्छी देखने को मिलती है कि जो स्टेट्स हुआ करते थे, एक तो सेंटर हो गया जहाँ पर राजा बैठता था, और जो केंद्र हुआ स्टेट्स हुआ करते थे, स्टेट्स का जो हेड होता था वो राजघराने का ही, नॉर्मली जो राजकुमार होते थे उन्हें ही बना दिया जाता था। ठीक है। 14वां प्रश्न है कि बिंदुसार की सभा के 500 सदस्यों वाली मंत्रि परिषद के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं खल्लाटक, नंदी राय, घटोत्कच, महामात्य। आंसर हो जाएगा खल्लाटक। ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं, और मेरा भी जो अध्ययन है उसके आधार पर पिछले वर्षों में पिछले 10 वर्षों का पूरा है लेखा जोखा कि कब कब कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर हैं। तो आपकी आने वाली आगामी प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखकर ही मैंने इन प्रश्न और उत्तरों को यहाँ पर संकलित किया है आपके लिए। ठीक है भाइयों, एक बार और मत भूलिएगा, हमारे इस चैनल जो कि अभी नन्हा सा है, मुन्ना सा है, अंडे से बाहर अभी तुरंत आया है, लैंग्वेज, इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के बीच भी इसका प्रचार प्रसार करें ताकि आपके गुरुजी को थोड़ा मोरल बूस्ट हो। ठीक है। 15वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? उत्तर हो जाएगा 273 ईस्वी पूर्व। आगे 16वां प्रश्न है, अब जो एक महान व्यक्ति की शुरुआत हो रही है यहाँ से, कि अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। 273 ईस्वी पूर्व, 270 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व और 268 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर फिलहाल आंसर हो जाएगा 269 ईस्वी पूर्व। चौंकिएगा नहीं, बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 में, और ये 4 वर्ष का समय कहाँ गया? तो इन 4 वर्षों के अंदर अशोक ने अपनी आंतरिक स्थिति और जो उत्तराधिकार के लिए इस भाइयों से संघर्ष हो रहा था तो उसमें बिताए। कहते हैं कि पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 ईस्वी पूर्व में ही जाकर अशोक सिंहासन पर बैठा था। ये उसने आंतरिक स्थिति मजबूत करने के बाद ही किया। 269 ईस्वी में अपना राज्य आरोहण किया था। दिव्य अवदान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, और राज्यारोहण से पहले अशोक को अपने 99 भाइयों को मारना पड़ा था, साथ में जो अमात्य उनके जो सपोर्ट में थे उनको भी। ठीक है। अगला 17 है कि किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों का वध कर राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ था? ऑप्शन है हमारे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इंडिका या सिन्हली श्रुति। आंसर हो जाएगा सिन्हली, यानी कि श्रीलंका से रिलेटेड जो है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि उसने अपने 99 भाइयों का वध किया था, लेकिन एक सबसे छोटे भाई को प्यार दुलार के मारे तिष्य को छोड़ दिया था, है ना। 18वां प्रश्न है कि वह कुआं कहाँ स्थित है जिसमें अशोक ने अपने सबसे छोटे भाई तिष्य को छोड़कर, मैं तिष्य पर क्यों बल दे रहा हूँ, आगे चलकर देखेंगे कि तिष्य नाम का एक राजा श्रीलंका में था, इसीलिए मैं तिष्य शब्द पे जोर दे रहा हूँ कि तिष्य को छोड़कर दूसरे सभी भाइयों को मारकर डाल दिया था। वह कुआं कहाँ है? ऑप्शंस हैं हमारे तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोध गया। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं और जो बिहार राज्य की राजधानी है। 19वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। 19वां प्रश्न है कि अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया था? उत्तर है हमारे देवी, रुक्मा, अहिल्या, परम सुंदरी। परम सुंदरी को छोड़कर उन्होंने देवी से विवाह किया था, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा देवी।
और इन्हीं से उसको पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई थी। 20वां प्रश्न है कि बिंदुसार अशोक के स्थान पर अपने किस पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे? ऑप्शंस हैं तिश, सुसीम, आनंद, चक्रपाणि। उत्तर हो जाएगा सुसीम। सुसीम उनका सबसे बड़ा बेटा था, अशोक बाद में आता था, इसीलिए वो अपने बड़े पुत्र को ही मगध की गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन अशोक ने उसको छक कर दिया, काट दिया। 21वां प्रश्न है कि मौर्य काल में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, मेघवाल। उत्तर हो जाएगा हमारा पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त जो था वो अशोक का ही प्रांतीय राज्यपाल था। ठीक है। 22वां प्रश्न है कि मौर्यकालीन किस शासक ने गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, देववर्मन मौर्य, कुणाल मौर्य। उत्तर हो जाएगा अशोक महान। ये चूँकि अभी तो वंशों की शुरुआत ही हो रही थी, उस ज़माने की बहुत बड़ी घटना थी गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत। और आगे के राजाओं में भी, अभी मैं देख रहा था फिलहाल कि खिलजी वंश में, तो मैं देखता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बड़े पैमाने पर गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। तो गुप्तचर व्यवस्था की वजह से क्या होता था कि बाहर मतलब कि विदेश में या देश के अंदर राजा के विरुद्ध में या उसकी सेना के विरुद्ध में कोई क्या षड्यंत्र रच रहा है, इसका पता चल जाता था और उसे तत्काल ही ख़त्म कर दिया जाता था। 23वां प्रश्न है कि किस यूनानी शासक से संधि में, ठीक है, किस यूनानी शासक से संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए थे? ऑप्शंस हैं डायोडोरस, सैल्यूकस, मेगास्थनीज, शालीशुक। हमारा ऑब्वियस आंसर है सैल्यूकस। और बदले में चंद्रगुप्त ने भी उन्हें 500 हाथी दान में दिए थे, याद रखेंगे। उस ज़माने में जो है मौर्य काल में हाथी जो है वो एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। 24वां प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे? ऑप्शंस हमारे हैं प्लूटार्क, मेगास्थनीज, एलिफिस्टन, डॉक्टर थॉमस। द ऑब्वियस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्लूटार्क। मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथ होने का जिक्र किया है। 25वां प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में उसके पड़ोसी राज्य जो दक्षिण भारत के थे, याद रखेंगे, चोल और पांड्य का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा प्रथम। असल में प्रथम और त्रयोदश दोनों में ही इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न हो जाएगा अशोक के किस शिलालेख में, नहीं, 26वां प्रश्न है कि अशोक महान किस धर्म का अनुयायी था? तो उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। लेकिन याद रखेंगे जब अशोक मगध की गद्दी पर बैठा उस समय वो अपने पिता बिंदुसार की तरह ब्राह्मण धर्म को ही मानता था। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद कुछ बौद्ध सेंट्स के संपर्क में आने के बाद उसने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था और वही जीवन पर्यंत उसका धर्म बना रहा। 27वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस मत का अनुयायी था? उत्तर हो जाएगा आजीवक धर्म। ये ब्राह्मण की एक शाखा है, ब्राह्मण धर्म की एक शाखा है आजीवक, ये एक मत है, सेक्ट है। ठीक है। 28वां प्रश्न है कि मौर्य कालीन किस शासक ने एंटियोकस प्रथम से सूखे अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग की थी? भाई ये भी कुछ मांगने की चीज़ है। अगर हम लोग मांगेंगे तो कहेंगे कि भैया ये तो फ़कीर आदमी है, लेकिन राजा थे और राजा ने मांग की थी। हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंदुसार, अशोक महान और शालीशुक मौर्य। उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। लेकिन एंटियोकस ने भी चालाकी की, उसने सूखी अंजीर और शराब तो भेजी, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। 29वां प्रश्न है कि अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? ऑप्शंस हैं कलिंग युद्ध, शीतला युद्ध, उज्जैन का अभियान या मगध युद्ध। उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध। और इसी में लाखों लोगों की हत्या हो गई थी। नरसंहार को देखकर अशोक का मन जो है वो युद्ध से विमुख हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना के धम्म का प्रचार करते रहे वो। 30वां प्रश्न है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलवाई थी? उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। आइए 31वां देखते हैं। सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। 31वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और मैं जो है वो अपने YouTube चैनल लैंग्वेज का प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो हमारा 31वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जल मार्ग से अशोक ने कहाँ भेजा था? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, मकदूनिया। द ऑब्वियस आंसर इज श्रीलंका। हमारा 32वां प्रश्न है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे लगेंगे अपने एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। 32वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़कर प्रशासन के दृष्टिकोण से साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ठीक है, ये है ऑप्शन 2, 4, 8, 12। उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये चारों जो है थोड़ा सा आप देख लें कौन कौन है। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणी भाग की राजधानी स्वर्णगिरी, उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला एवं पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन थी। नाम याद रखेंगे, पूर्वी तोसली, दक्षिणी स्वर्णगिरी, उत्तरी तक्षशिला, पश्चिमी उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न हो जाएगा कि मौर्य काल में राज्य के प्रांतपालों को किस नाम से जाना? मौर्य काल के 33वां प्रश्न है हमारा कि मौर्य काल में राज्य के प्रांतपालों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा कुमार। ये कुमार जो हैं वो नॉर्मली राजकुमार होते थे, क्योंकि ये बहुत भी महत्वपूर्ण पद था। जिस समय आज हमारा स्टेट्स होता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसी तरह से जो उस ज़माने में स्टेट हुआ करते थे, तो हेड ऑफ़ द स्टेट होता था कुमार, और उसके लिए अलग से एक मंत्री परिषद और महामात्य वगैरह की नियुक्ति की जाती थी। याद रखेंगे। 34वां प्रश्न है कि मौर्य काल में ज़मीन को मापने का काम कौन करता था? उत्तर हो जाएगा रज्जुक। याद रखेंगे कि रज्जुक का काम मौर्य काल में ज़मीन को मापना था। नेक्स्ट जो है 35वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था। ठीक है, उसमें कितने सदस्य होते थे? उत्तर हो जाएगा 30। और नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में बटा था, जिसमें से किस समिति का काम जन्म एवं मृत्यु यानी कि बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करना था? उत्तर हो जाएगा 3। आपके फ़ायदे के लिए मैंने जो है पूरी जो 6 समितियां हुआ करती थी उन सब के नाम हैं मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली जो समिति थी वो औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी और ये लोगों का वेतन निर्धारण भी करती थी। साथ ही साथ जो चीज़ों में मिलावट होती थी उसको रोकने का काम भी पहली समिति का था। दूसरी समिति जो थी वो विदेशियों के मामले देखती थी, सो कॉल्ड उनका पासपोर्ट वगैरह बनाती थी, उनको जो है
उनके देखभाल करती थी, कौन हमारे देश में आ रहा है, कौन देश से बाहर जा रहा है। तीसरी समिति का काम, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर के प्रश्न में, कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना था। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य का विनियमन करती थी। पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नज़र रखती थी। और छठी एवं अंतिम समिति कर वसूलने का काम करती थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है 37th है कि मौर्य काल में नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा नागरक। ठीक है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि मौर्य काल में शासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति को संचालित करने के लिए कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत बताया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है। कौन सा सिद्धांत है? तो राज्य सप्तांग का सिद्धांत है। इसमें 7 क्या क्या चीज़ें आती थीं, ध्यान देंगे, मैं बताने जा रहा हूँ। पहला था राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा सेना और सातवां मित्र था। ठीक है। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मुद्रा का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा पन्न। लेकिन आगे चलकर हमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि जो मुद्राएं होती थी उसको जो पंचमार्क भी कहते थे। ठीक है, उसके बारे में जिक्र आएगा, आगे देखेंगे। उस समय जो है, एक बात ध्यान देंगे कि जो मौर्य काल में जो न्यूनतम वेतन होता था, मिनिमम वेजेस जो था वो 60 पन का था, और जो अधिकतम वेतनमान था वो 48,000 पन का था। ठीक है। 40वां जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां कि मौर्य काल में राजस्व के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को राजा के कोषागार में जमा करने वाला प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा सन्निधाता। इसके साथ ही साथ एक मुख्य अधिकारी था जो सुरक्षा अधिकारी था, उसे हम अंत्यपाल कहते थे, और ये सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है कि मौर्य काल में राजप्रसाद का प्रधान पदाधिकारी क्या कहलाता था? यानी कि राजा के जो अंदर महल वहल होता था उसका जो हेड था वो क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा द्वारिक। यह मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का एक उच्च अधिकारी होता था। ठीक है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, थोड़ा पहले की बात है, उस समय भारत में लगभग कितने संप्रदाय थे? 62, जो कि बहुत ही कम थे, क्योंकि अभी जो है भारत में हज़ारों की संख्या में संप्रदाय हैं। इसी वजह से लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। 43वां प्रश्न है कि आम जनता में धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? उत्तर हो जाएगा धम्म महामात्य की। धर्म नहीं है, ये धम्म है। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने, नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतों को 4 भागों में बांटा था। ठीक है। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा चक्र। यहाँ पर जो है अशोक के ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, याद रखेंगे, लेकिन अशोक के समय में आते आते प्रांतों की संख्या 5 हो गई। मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला जो था वो प्राची, जिसे हम मध्य देश के भी नाम से जानते थे, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ तक्षशिला थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी, और कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 थी इनकी संख्या प्रांतों की, लेकिन अशोक के समय में आते आते बढ़कर ये 5 हो गई थी। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, प्रांतों अथवा चक्रों का प्रशासन किस नाम के पदाधिकारी देखते थे? उत्तर हो जाएगा आर्यपुत्र। लगभग वही प्रश्न है जो मैंने पहले देखा था कि ये जो राजा के बेटे होते थे या राज परिवार से लोग होते थे, वही प्रांतों के हेड हुआ करते थे। 46वां प्रश्न है कि मौर्य काल में 100 ग्रामों के समूह को
क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा संग्रहण। तो 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहते थे तथा 10 गांवों के समूह को गोप कहते थे। याद रखेंगे, 10 गांवों की जो व्यवस्था थी वो गोप कहलाती थी। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन में कितने अधिकारी होते थे? उत्तर हो जाएगा 3। ध्यान देंगे, मैं बताने जा रहा हूं कि 3 अधिकारी कौन कौन से थे। पहला जिला अधिकारी, दूसरा नगर आयुक्त, तीसरा सैन्य अधिकारी। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। और इसी बृहद्रथ की हत्या इसके खुद के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर अपने खुद के शुंग वंश की स्थापना की थी या नींव डाली थी। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मौर्य वंश के पतन का कारण धार्मिक नीति को बताया है जो ब्राह्मण विरोधी थी? आंसर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री। ऐसे तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बहुत से कारण थे। कमज़ोर उत्तराधिकारी, करों का बहुत सी जाति होना, अशोक द्वारा जो है बहुत ज़्यादा स्तूपों का निर्माण जिसमें पैसे खर्च होना। यही काम आगे चलकर जो है मुग़ल पीरियड में शाहजहां ने किया था। बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी और लोगों की भलाई पर ध्यान नहीं दिया, कर जो है बढ़ा दिया, जिससे साम्राज्य जो है आगे चलकर बहुत समय तक जीवित नहीं रह सका। अगला 50वां प्रश्न है कि अशोक महान ने कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000। 1-2 नहीं है भैया, 84,000 है। अब जो 84,000 स्तूप बनाएगा उसमें जो खर्चा आएगा तो कहाँ से आएगा इसका बोझ? इसका बोझ सामान्य जनता पे पड़ेगा। जनता फिर राजा के विरोध में चली जाएगी। और इस बात की पुष्टि हमें अशोक वदान से होती है, पुस्तक से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 51 प्रश्न है कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के कारण कश्मीर का कौन सा सामंत शैव होने के कारण अलग राष्ट्र बना लिया था? उत्तर हो जाएगा जलक। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है कि मौर्य वंश के किस शासक को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। काहे हो जाएगा कि एक प्रसिद्ध पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बेटा था और अशोक महान का पिता था, इसीलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति कहाँ से ली गई है? उत्तर हो जाएगा सारनाथ के बौद्ध स्तूप से। और ये सारनाथ कहाँ है? तो आजकल का जो वाराणसी है, बनारस, वही सारनाथ है। 54वां प्रश्न है कि अशोक महान के बाद मगध की गद्दी पर कौन विराजमान हुआ था? उत्तर हो जाएगा कुणाल मौर्य। ये अशोक और रानी पद्मावती का बेटा था। अशोक के शासनकाल में जैसा कि मैंने बताया कि राजकुमार ही जो है वो प्रांतों के प्रांतपति होते थे, तो यह तक्षशिला का प्रांतपति था। इसने लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और इसके साथ एक विडंबना ये हुई थी कि इसकी सौतेली माँ ने इसे अंधा कर दिया था, कुछ खिला पिला के इसे अंधा कर दिया था, लेकिन उस अंधेपन में ही इसने 8 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन है कि अशोक महान के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर हो जाएगा प्राकृत। लेकिन इसमें से जो 2 है वो ग्रीक भाषा में है, 2 शिलालेख, और बाकी एक शिलालेख जो है वो ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषाओं का मिश्रण है। ठीक है। 56वां प्रश्न है कि मौर्य कालीन किस शासक ने वैदिक पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये काम अशोक महान ने किया था जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, धर्म का प्रचार किया, मानवता की सेवा में लग गए और हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपना लिया था। 57वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने
ब्राह्मण मठों को कई अनुदान एवं उन्हें मान्यता भी दी थी। उन मठों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण भट्ट। हम देखते हैं कि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसका इत्तेफाक से जो गुरु था वो भी ब्राह्मण था और उसकी पत्नी जो थी वो भी एक ब्राह्मण थी। 58वां प्रश्न है कि मौर्य काल, नेक्स्ट है, मौर्य काल में किस पशु को सबसे महत्वपूर्ण वन उत्पाद माना जाता था? तो हाथी को। हम देखते हैं कि युद्ध में जो है वो हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था, तो उस समय हाथियों की ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट आपको 59वां क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का उद्गम किस युग का माना जाता है? उत्तर हो जाएगा लौह युग का। हम देखते हैं कि मगध और उसके आसपास आज का जो है बिहार, झारखंड वगैरह में लौह अयस्क बहुतायत से पाया जाता था और इसी क्षेत्रों में उनके अस्त्र शस्त्र के कारखाने हुआ करते थे, जहां से सैनिकों को अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते थे। 60वां प्रश्न है कि प्राचीन कालीन किस शासक ने एकल मुद्रा प्रणाली स्थापित की थी? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। एकल मुद्रा प्रणाली कहने का ये अर्थ है कि पूरा जो मौर्य साम्राज्य था, पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वहां पर एक ही मुद्रा चलती थी, उसका नाम था पन्न। 61वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख रुद्रदामन के किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। सिक्कों से संबंधित एक और प्रश्न है हमारा आगे का कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की मुद्रा क्या कहलाती थी? तो आहत सिक्के। असल में वो जो मुद्रा थी, करेंसी, वो पन्न थी, लेकिन वो बनती कैसे थी? वो पंचमार्क के द्वारा बनती थी, चांदी के सिक्के खासकर। और इस बात का जिक्र जो है वो अर्थशास्त्र में भी आता है कि कैसे सिक्के बनते थे, कैसे ढाले जाते थे। ठीक है, और इन्हें तो याद रखेंगे, पन्न हो गया, आहत सिक्के हो गए, पंचमार्क हो गए, सब एक ही बिरादरी के हैं। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है कि विशाख दत्त के, राइटर है विशाख दत्त, इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मौर्य काल के किसके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर हो जाएगा चाणक्य। नेक्स्ट 64 है, किस पुस्तक से पता चलता है कि अशोक महान का कश्मीर पर भी अधिकार था? उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। इसके राइटर जो है वो कल्हण है। ठीक है, कल्हण के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। जो वर्तमान का श्रीनगर शहर है, इसको स्थापित किसने किया था? अशोक महान ने। 65वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम आधुनिक समय में किसने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, यानी कि डेसिफर किया था? उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। लेकिन जेम्स प्रिंसेप से पहले इसको खोजने का काम, यानी कि डिस्कवर करने का काम किसी दूसरे ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, 66वां प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के किस सम्मेलन का आयोजन किया था? उत्तर हो जाएगा तीसरे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 67वां प्रश्न है कि अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 तथा दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 7। हम देखते हैं कि अशोक ने के जो अभिलेख हैं, मतलब क्या क्या लिखा, वो 3 अलग अलग चीज़ों पर लिखा हुआ है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। 68वां प्रश्न है कि अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, परंतु किस एक स्तंभ लेख का विषय आर्थिक था? उत्तर हो जाएगा रुमन देई। नेक्स्ट 69 है कि सल्तनत काल के, यानी कि अभी हम मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, कि सल्तनत काल के किस बादशाह ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 70वां प्रश्न है, अशोक महान का इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, बाद में कौन सा मुगल बादशाह इसे इलाहाबाद के किले में लेकर आया था? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। और जहांगीर साहब ने ये काम अकबर के शासन काल में ही किया था, याद रखेंगे।
नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, कौशाम्बी के किस स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी अभिलेख। नेक्स्ट 72वां है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। याद रखेंगे कि अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, श्रीलंका के किस शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया था? उत्तर हो जाएगा तिस्य। एक तिष्य उसका भाई था और ये राजा है तिस्य, याद रखेंगे। 74वां प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, सब बाहर वाला विदेशी यही बोलता है, नहीं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, मौर्य काल में आए किस राजदूत ने यह बात कही थी? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है कि अशोक का समकालीन शासक तुर्मय कहाँ का राजा था? उत्तर हो जाएगा मिस्र। ठीक है। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है कि मौर्य काल में वह गांव जो सैनिकों की आपूर्ति करते थे क्या कहलाते थे? उत्तर हो जाएगा आयुधिका। आयुधिका याद रखेंगे। नेक्स्ट 77वां है 77th, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया है? उत्तर हो जाएगा 10। ये भूमि का प्रकार मतलब कौन भूमि उपजाऊ है, कौन ऊसर है, कौन बंजर है, कौन रहने लायक ज़मीन है, कौन दान में देने लायक ज़मीन है, इस तरह कर कर के उसने ज़मीनों का 10 अलग अलग भागों में बंटवारा किया है। नेक्स्ट 78th क्वेश्चन है कि मौर्य काल में केंद्र और स्थानीय शासन को जोड़ने का काम कौन सा अधिकारी करता था? उत्तर हो जाएगा युक्त। नेक्स्ट आइए 79th क्वेश्चन, सम्राट अशोक की पत्नी जिसने उसे बहुत अधिक प्रभावित किया था उसका नाम क्या है? उत्तर है करुवाकी। अगला प्रश्न है 80 हो जाएगा। बहुत लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया है। एक बार फिर आपसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अर्ज है कि मेरे चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें बड़े पैमाने पे। ठीक है। और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 80वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। 81 है, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय बनवाए थे? उत्तर हो जाएगा गिरनार अभिलेख। आगे है, हम 82वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। यह है कि मौर्य कालीन किस शासक ने नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाएं बनवाकर आजीविकों को दान में दिया था? उत्तर हो जाएगा दशरथ। आगे आइए 83वां प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा चतुर्थ शिलालेख। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास का उल्लेख किया है? ठीक है। उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है। आगे आइए 85वां प्रश्न है कि प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। बाद में चलकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य द्वारा निर्दिष्ट किस सिद्धांत पर मौर्य प्रशासन की गृह तथा विदेश नीति है? तो हमने पहले शायद ये प्रश्न देखा हुआ है, उसका उत्तर हो जाएगा राज्य सप्तांग सिद्धांत। 87वां प्रश्न है कि अशोक में
अशोक में आम जनता में धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? उत्तर हो जाएगा धम्म महामात्य की। अशोक का जो ये धम्म था वो कोई धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक सिद्धांत और शुद्ध आचरण का प्रतीक था। 28वां प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? उत्तर हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा जो सड़क निर्माण अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट 19वां है कि वह एकमात्र स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? उत्तर हो जाएगा भाबरू स्तंभ लेख। नेक्स्ट 91 आ जाइए। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। और ये मौर्य काल की एक विशेषता मानी जाती है गुप्तचर व्यवस्था का होना। 92 क्वेश्चन है कि मौर्य काल में आए किस राजदूत ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है कि मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस की तुलना किस दूसरे पुस्तक से की गई है? उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है। 94वां प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहाँ पाया गया है? उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट 95 है 95 सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक महान ने बनवाया था और इसी में से लिए गए सिंह स्तंभ जो है वो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ठीक है, चिन्ह है। 96वां प्रश्न है कि मौर्य काल में राज्य की भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा सीता। नेक्स्ट 97वां क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा स्थान था? उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट 98 मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेरोजगार को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा विष्ठी। अब हम लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अगला 99 प्रश्न है। अशोक ने 99 भाइयों को मारा था कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था? उत्तर हो जाएगा लकड़ी का। और 100वां प्रश्न है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन। तो इस तरह हमारा 1 से लेकर 100 प्रश्न खत्म हुआ। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मौर्य काल में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियां हुई हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन्हें मैं इसमें ला के रख दूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें पढ़ाने का अंदाज़ ये है कि मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। अभी मौर्य वंश से पहले हम लोगों ने नंद वंश को देखा और इसके बाद हम शुंग वंश को देखेंगे। उसी तरह हमने मुग़ल वंश को देखा और मुग़ल वंश के बाद हम लोग आ गए हैं सेलेव डायनेस्टी की तरफ। सेलेव डायनेस्टी में हमने पहला जो है सल्तनत पीरियड में हम लोगों ने सेलेव डायनेस्टी देख लिया है और हमारी तैयारी चल रही है आपको खिलजी वंश के ऊपर। और बहुत ही जल्दी आपको ये दोनों वीडियो यानी कि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो और दोनों मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है एज़ यूजुअल कि सब्सक्राइब माई चैनल लेओनेज LANOEDGE लेओनेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक भी करें भाइयों। और अगर मुझसे कुछ चाहिए आप लोगों को या मेरी कोई बात बुरी लग रही है, कोई प्रश्न उत्तर गलत हो गया है, तो आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक इंसान हूँ। स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द पेन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई विल रिस्पेक्ट all your comments either or the criticism. Thank you for watching this video channel and this very episode Maurya Dynasty. Thank you all. Good night to you.